हेलो बच्चों। आज की क्लास के अंदर हम सबसे आसान चैप्टर आपकी सिलेबस का दैट इज मैट्रिसेस पढ़ने जा रहे हैं। बच्चे, मैं अगर आपसे बात करता हूँ मैट्रिसेस की, तो ये आसान चैप्टर मैं क्यों बोल रहा हूँ सबसे आसान चैप्टर, बिकॉज एक बार अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया ना तो इसके क्वेश्चन करना बहुत ईजी है। हम मैट्रिसेस के कंसेप्ट की बिल्डिंग इस पर्टिकुलर क्लास में ही कर लेंगे। बट उससे पहले मैं जानना चाहता हूं, क्या आपने ये वर्ड मैट्रिसेस या मेरे बच्चे मैट्रिक्स कहीं सुना है? मैट्रिक्स कहीं सुना है? बताइए। सर, हमने ना एक मूवी देखी थी, एक एक्टर था कियानू रिवीस, है ना जी, नाम सुना हो शायद, कियानू रिवीस। इस एक्टर की एक मूवी है हॉलीवुड में। 3 मूवीज हैं, एक नहीं 3 मूवीज हैं। वो मूवी की बात कर रहे हैं क्या हम यहाँ पे? नहीं बच्चे, वो मूवी की बात नहीं कर रहे। बट यस, उस मूवी से जो कंसेप्ट निकला था ना, उस मूवी में जो कंसेप्ट यूज किया हुआ है ना मेरे बच्चे, वो मैट्रिक्स इसी मैथ्स के कंसेप्ट का ही यूज किया हुआ है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं ना बच्चे, ये स्क्रीन जो आपको दिख रही है, ये स्क्रीन जो है और कुछ नहीं, ये हमारी एलईडीज की मैट्रिक्स है। उसके अलावा मैट्रिक्स एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जिस चीज पे आप काम करने वाले हो जिंदगी भर। यस बच्चे, मैं बात कर रहा हूँ स्प्रेडशीट्स की, एक्सेल की। जो एक्सेल में आप काम करने वाले हो, जो स्प्रेडशीट में काम करने वाले हो, वहां पे जो फॉर्मूलाज यूज करने वाले हो, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ओनली। मैट्रिसेस बच्चे एक प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड टॉपिक है मैथ्स का, जो आपकी लाइफ में हमेशा यूज आने वाला है। इसके कंसेप्ट हमेशा हमें स्ट्रॉन्ग रखने ही पड़ेंगे। तो चलिए समझते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। हम समझते हैं जी मैट्रिक्स होता क्या है। अगर मैं बात करता हूं एक एग्जाम्पल लेके, मैं एग्जाम्पल लेता हूं यहाँ पे 3 बच्चों का, सिम्मी, आसिफ और कहान। ठीक है जी। सिम्मी ने 9 नोटबुक और 2 पेन खरीदे हैं। आसिफ ने 12 नोटबुक और 4 पेन खरीदे हैं। कहान ने 11 नोटबुक और 5 पेन खरीदे हैं। अब बच्चे, अगर मैं इस पर्टिकुलर डेटा की आपसे बात करता हूं, ये पर्टिकुलर डेटा को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं और अच्छे तरीके से, ये भी अच्छा तरीका है बट एक और अच्छे तरीके से, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। कैसे जी? मान लो अगर मुझे 9 नोटबुक लिखना है, ठीक है, सिम्मी ने 9 नोटबुक खरीदी है, तो एक पर्टिकुलर डेटा जो है मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, एक मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, उसमें 9 लिख दिया। तो ये 9 लिखने का जो तरीका है ये मैट्रिक्स में है। अब मैं चाहता हूं कि 9 नोटबुक और 2 पेन भी एक साथ में लिखूं, तो मैंने क्या किया जी, 9 नोटबुक और 2 पेन इस तरीके से एक साथ लिख दिया, है ना जी। तो ये भी क्या है, मैट्रिक्स लिखा है, जहां पे हमारे पास में 2 चीजें हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि यहां सिम्मी और आसिफ की इंफॉर्मेशन भी एक साथ किसी तरीके से लिखी जाए, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इस प्रकार से। 9 नोटबुक हैं, 2 पेन है सिम्मी के पास, आसिफ के पास 12 नोटबुक हैं और 4 पेन है। तो ये भी मेरे बच्चे एक मैट्रिक्स है। हमने 4 डेटा को एक स्क्वायर ब्रैकेट में अरेंज कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि ये तीनों बच्चों का डेटा लिखा जाए तो वो भी लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, 9 नोटबुक 2 पेन, 12 नोटबुक 4 पेन, 11 नोटबुक 5 पेन। तो ये जो डेटा मैंने लिखा मेरे बच्चे, ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। स्क्वायर ब्रैकेट में जब मैं डेटा को अरेंज करता हूं, एक स्क्वायर ब्रैकेट में या एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में अगर मैं डेटा को अरेंज करता हूं मेरे बच्चे, वही मेरा मैट्रिक्स कहलाता है। ये अभी रॉ डेफिनेशन है, इसको और बेटर करते हैं, इस डेफिनेशन को और बेटर करते हैं। पहले देखो, यहां पे समझते हैं कि इस डेटा को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पे जो 9 है वो क्या है मेरे बच्चे, वो नोटबुक है। वो क्या है मेरे बच्चे, नोटबुक है। ठीक है, तो ये हेडिंग इसकी नोटबुक है। यहां पे ये नोटबुक है, एन भी लिख दे शॉर्ट में, अच्छा लगेगा। तो 9 नोटबुक हो गई, और पेन कितने हैं जी, 2 हैं। तो ये देखिए, ये डेटा आप समझ आ रहा है ना जी। और ये डेटा किसका है जी, सिम्मी का है। तो सिम्मी का डेटा है। तो ये क्या बता रहा है जी, सिम्मी के पास 9 नोटबुक हैं, 2 पेन हैं। यहां पे ये डेटा किसका है जी, सिम्मी का है। ये डेटा किसका है जी, आसिफ का है। आसिफ के पास में 12 नोटबुक हैं, तो ये नोटबुक हैं। सिम्मी के पास में 9 नोटबुक हैं, और यहाँ पेन जो हैं इनके पास में 2 और 4 हैं। तो देखिए, अब ये डेटा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा रॉ से और बेटर फॉर्म में आया। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो ये सिम्मी का डेटा है, ये आसिफ का डेटा है मेरे बच्चे, और ये कहान का डेटा है ना जी। ये क्या है, ये नोटबुक्स हैं, नंबर ऑफ नोटबुक्स हैं। ये क्या है मेरे बच्चे, नंबर ऑफ पेन्स हैं।
तो अब ये डेटा अच्छा लग रहा है, यस ये पर्टिकुलर डेटा है सिम्मी का, ये पर्टिकुलर डेटा है आसिफ का, और ये पर्टिकुलर डेटा है कहान का, ये है मेरी नोटबुक्स और ये है मेरे पेन, है ना जी। सो अब मुझे क्या दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल चीज एक टाइप का डेटा दिखा रही है और एक पर्टिकुलर वर्टिकल चीज एक टाइप का डेटा दिखा रही है, जिससे मुझे कुछ आउटपुट पता चल रहा है, जिससे मुझे कुछ रिजल्ट पता चल रहा है। सो इसीलिए इनका एक नाम दे दिया गया। हॉरिजॉन्टल वाली चीज को बोला गया मेरे बच्चे रो, हॉरिजॉन्टल वाली चीज को बोला गया रो, और वर्टिकल वाली चीज को मेरे बच्चे बोला गया कॉलम। क्या बोला गया जी? कॉलम। सो व्हेन we arrange data in a rectangular array in the forms of row and column, that is called as matrix. क्या होता है मैट्रिक्स? when the data is arranged in the form of a rectangular array which consists of row and column, that is called as matrix. फटाफट से लिखो ये डेफिनेशन। क्या लिखा बोला हमने जी? हमने बोला मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे है वेयर डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, फंक्शंस और वर्ड्स, कुछ भी, है ना, इन द फॉर्म ऑफ नंबर और फंक्शंस। द नंबर ऑफ फंक्शंस आर अरेंज्ड इन अ रो एंड कॉलम ओनली, एंड दैट पर्टिकुलर डेटा इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। ओके जी। अब ये पर्टिकुलर डेटा वर्ड जो है ना बहुत जनरलाइज हो जाता है, बहुत जनरलाइज हो जाता है। सो यहाँ पे जो ये नंबर लिखा हुआ है ना मेरे बच्चे, इन नंबर्स को एक डिफरेंट नाम से बोला गया। डेटा यार, डेटा कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, है ना, नंबर में हो सकता है, नाम में हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकता है ना। बट यहाँ पे कुछ दे रहे हैं तो कुछ डिफरेंट से नाम देते हैं, तो बोलते हैं हाँ चलो डिफरेंट से नाम देते हैं। तो यहाँ डिफरेंट से जो नाम दिया गया ना, जो डेटा अंदर में फीड किया गया, उसको बोला गया एलिमेंट्स, उसको बोला गया एलिमेंट्स। जैसे हमने क्लास 11th में सेट्स के अंदर में एलिमेंट्स पुट किए थे, वैसे ही यहाँ मैट्रिक्स में भी हम सेम वर्ड एलिमेंट्स यूज करते हैं। और एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, ओके जी, और क्या हो सकता है? कोई भी फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। एनी टाइप ऑफ डेटा कैन बी पुट इन मैट्रिक्स। ओके जी। सो अगर मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहूँ आपके लिए, तो ये एग्जांपल हम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया जी? रियल नंबर्स हैं, इंटीजर आ गया, है ना जी, एक इंटीजर आ गया, एक होल नंबर आ गया, एक हमारा यहाँ पे इरेशनल नंबर भी आ गया। सो यहाँ पे क्या है? सिर्फ रियल नंबर का कॉम्बिनेशन। इसमें देखो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा में भी आ गया, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे नंबर आ गए हैं। यहां देखो हमारे डिफरेंट फंक्शंस आ रहे हैं, कोस एक्स, एक्स स्क्वायर, साइन एक्स प्लस 2, ये क्या है? डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं। सो हमारा मैट्रिक्स के अंदर में कुछ भी हम फीड कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना होगा, मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर ए, बी, सी इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस मैट्रिक्स को हमने कैपिटल ए से, इस मैट्रिक्स को कैपिटल बी से, इस मैट्रिक्स को कैपिटल सी से डिनोट किया गया है। सो मुझे पता है कि आप बोलेंगे कि सर ये तो कुछ सेट टाइप का ही दिख रहा है। ये सेट टाइप का है, बट सेट के अंदर में क्या होता है? हम ये ब्रैकेट का यूज करते हैं और हॉरिजॉन्टली डेटा को पुट करते हैं। यहां हमने रेक्टेंगुलर एरे बनाया हुआ है, मतलब हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज किया है, और डेटा जो है मेरे बच्चे वो रोज और कॉलम्स में अरेंज किया है। यहाँ पे देखिए 3 रोज 1 2 3 और 2 कॉलम आ रहे हैं। यहाँ भी देखिए ये 3 रोज और मेरे बच्चे 2 कॉलम आ रहे हैं। यहाँ भी देखेंगे तो 2 रोज और 3 जो है मेरे बच्चे कॉलम आ रहे हैं। तो डेटा किस में अरेंज हो रहा है? यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स विच इज फॉर्मिंग अ रेक्टेंगुलर एरे, इसमें डेटा अरेंज हो रहा है। बस ये बात को समझना जरूरी है। अब अगर ये बात समझ आ गई है तो अगली चीज आती है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बोला जी मैंने? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या चीज है सर? ये क्या बला है? बताते हैं आपको। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये वर्ड आप बार बार सुनेंगे, इस वर्ड को आप ध्यान से अपने दिमाग में फीड कर लें। क्या वर्ड यूज किया जी हमने? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताता है कि मैट्रिक्स का साइज क्या है, किस टाइप की मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहली चीज हम जो जानने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जो आपको ये डेटा लिखा हुआ है सारा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में, तो ये पहली चीज जो पूछेगा वो पूछेगा कि क्या ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो बहुत सिंपल चीज है, कह रहा है कि अगर जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे जैसे 3 रोज हैं तो मैंने 3 लिख दिया,
ठीक है। जितनी नंबर ऑफ कॉलम्स है उसको लिख लीजिए। यहाँ पे जैसे 2 कॉलम है तो इसको 2 लिख दिया। सो अब इसमें हम क्रॉस का साइन लगा देंगे और बोलेंगे कि ये 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है मेरे बच्चे, ओके। 3x2। अब बी के अंदर इसी तरीके से देखते हैं, तो ऑर्डर ऑफ बी क्या है जी? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी क्या है, जल्दी बताइए। सर इसमें रोज है 1 2 3, 3 रोज हैं। कॉलम है 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। इसमें क्रॉस का साइन, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स। ओके जी। सी में देखो जी, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सी क्या है, जल्दी देख के बताओ। ऑर्डर ऑफ सी है 1 रो 2 रो, तो 2 रोज है। पहले हमेशा याद रखना है, पहले आएगा रो, ठीक है, बाद में आएगा कॉलम। 3 कॉलम है, 3 कॉलम है, तो 2x3 यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सी मैट्रिक्स हो गया। अब इसको ना हम लिखते जो है ना वो मेरे बच्चे पैर में लिखते हैं हमेशा। जैसे ये मैट्रिक्स है तो इसके पैर में इसका ऑर्डर लिखेंगे। ये होगा 3x2, ठीक है जी। ये हो गया मेरे बच्चे 3x3, ठीक है ना। ये ऐसे ही हो गया मेरे बच्चे यहाँ पे 2x3, 2x3। तो दिस इज कॉल्ड एज एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और यहाँ पैर में ऐसे डिनोट किया जाता है। अगर आप ध्यान से समझेंगे, अगर आप मेरे बच्चे ध्यान से समझेंगे, जो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना इस मैट्रिक्स के अंदर में, अगर हम चेक करें ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना जो इन मैट्रिक्स में, वो और कुछ नहीं, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, 3 × 2 अगर मैं कर लेता हूं, 3 × 2 अगर मैं ऐसे कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा जी? ये 6 हो जाएगा। तो 6 क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है ना। यहां भी अगर हम देखें ऐसे 3 × 3, सॉरी इसमें क्या है जी? ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। 3 × 6 क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चेक कर लो जी, 1 2 3 4 5 6। 3x2 इसका ऑर्डर है, और 3 × 2 6 जो है नंबर ऑफ एलिमेंट है। ऐसे ही यहाँ 3 × 3 अगर मैं देखता हूं तो ये क्या हो जाएगा जी? 9। तो 9 क्या है मेरे बच्चे? दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। वैसे ही इसमें देखते हैं, यहाँ पे क्या है जी? 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो 6 क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट है। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6, यस, है ना। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से हमें यह भी पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ क्या है जी? एलिमेंट्स हैं पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर में। ओके जी, राइट। रोज कितनी है? जो पहला नंबर है। कॉलम्स कितने हैं? जो बाद वाला नंबर है। ओके। सो अगर मैं आपको बोलता हूं, अगर मैं आपको मेरे बच्चे बोलता हूं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर किसी मैट्रिक्स का जो है वो क्या है? m×n है, m×n है, तो फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। फटाफट से बताओ नंबर ऑफ रोज कितनी है। सर नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी जो पहला नंबर है, पहला नंबर जो कि m है, इतनी हो जाएंगी। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चे कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो फटाफट से बताओ कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है इसमें। सर जो ये सेकंड नंबर है n, ये हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें हो जाएंगे m×n मैट्रिक्स में, m×n मैट्रिक्स में हो जाएंगे सर m × n, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेम चीज को हमने यहाँ आपके लिए लिखा हुआ है। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m×n और सिंपली m×n मैट्रिक्स। ठीक है। सो अगर मेरे पास में एक मैट्रिक्स है जिसमें डिफरेंट ऐसे करके m रोज है, m रोज है, और इस तरीके से n कॉलम्स है, ठीक है जी, तो वो जो है मेरी m×n मैट्रिक्स है, m×n मैट्रिक्स है। ठीक है जी। अब जो एलिमेंट्स है ना मेरे बच्चे, एलिमेंट्स हैं, देखो एलिमेंट्स हैं, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे ना उसको हम कैसे डिनोट करें। फॉर एग्जांपल मैं इसको छोड़ता हूँ m×n को, ठीक है, मैं एक नॉर्मल मैट्रिक्स लेता हूँ 3x2 साइज की, 3x2 साइज की लेते हैं। ठीक है। तो 3x2 का मतलब क्या है कि 3 इसमें रोज हैं, 2 इसमें कॉलम है, तो 3x2 साइज की मैट्रिक्स ली है मैंने, ए मैट्रिक्स। ठीक है। अब इस ए मैट्रिक्स में अगर मेरे बच्चे मैं जानना चाहता हूं कि मेरा यहाँ पे ये एलिमेंट, यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो क्या है, तो मैं क्या पूछूं आपसे। क्वेश्चन समझ आया? मैं बोल रहा हूं कि ये बताओ यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है,
तो आपको क्या मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा? कुछ डिनोट करना चाहिए ना, अच्छे से कर सकते हैं सर। सर आप एक काम करिए, यहाँ पे ना इन सबको ना ए मान लीजिए, ए मान लीजिए, तो ऐसे डिनोट कर देते हैं। एलिमेंट है ना सर, तो एलिमेंट को हम ए वेरिएबल ले लेते हैं, है ना, वेरिएबल ए ले लेते हैं, तो डिनोट हो गया सर। कैसे हो गया मेरे बच्चे डिनोट? अब मैं पूछूंगा आपसे ए पर्टिकुलर एलिमेंट बताओ, तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 6 के 6 का नाम ए रख दिया है, 6 के 6 वेरिएबल ए लिख दिया है। तो सर एक काम करिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे ले लेते हैं। मैं बोलूंगा बेटे यहाँ पे 6 ही एलिमेंट है, तब आपको लग रहा है। अगर एलिमेंट नंबर ऑफ 70-80 हो जाते तो कितने ऐसे बनाते? 26 ही लेटर है ना हमारे पास, तो सो कोई और तरीका चाहिए था। तो लोगों ने दिमाग लगाया और बोला कि यस, एक चीज ना बहुत यूनिक है यहाँ पे। क्या कह रहे? हर एक अगर एलिमेंट को देखोगे ना, तो वो एक डिफरेंट रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन बता रहा है। जैसे जैसे अगर हम पहले एलिमेंट को देखते हैं, तो ये क्या है? ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो क्या कहा? कह रहा है ए नाम रख दीजिए, और पैर में जो है ना, जो फर्स्ट रो का है तो पहले 1 लिख दीजिए, और फर्स्ट कॉलम का है तो बाद में भी 1 लिख दीजिए। तो A11 हमारा पहला एलिमेंट हो गया। सिमिलर तरीके से अगर मैं अगला एलिमेंट बोलता हूं, तो ये क्या है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का। तो पहला क्या है जी? रो का नंबर है 1, और कॉलम का नंबर क्या है जी? 2, तो 2 हो गया। तो A12 जो है ये मेरा यहां वाला एलिमेंट है। A12 ए फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में। यस, ये अच्छे से समझ आएगा, है ना। वैसे ही यहां पे अगर देखते हैं तो ये क्या दिख रहा है जी? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ना। यहां वाला क्या है? सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। यहां वाला क्या है? थर्ड रो, और ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। और अगला क्या है मेरे बच्चे? अगला जो है दैट इज थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ऐसे ही ना, देखिए ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। सो कॉलम का नंबर बाद वाला, रो का नंबर पहले वाला। अब इसको बताना इजी है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि मुझे बताओ A22 एलिमेंट कौन सा है, तो आप किसको पॉइंट आउट करोगे जो इस पोजीशन पे होगा? एक एग्जांपल लेता हूं। लेट सपोज एक मैट्रिक्स लिखा है मैंने यहाँ पे, 3x2 का ही ले रहे हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6 7। ओके जी, ये हमने बोला है। मैंने आपसे पूछा कि A22 एलिमेंट बताओ, तो A22 पे क्या करोगे जी? क्या मैंने पूछा आपसे? A22 एलिमेंट बताओ। ये A मैट्रिक्स है, इसमें बताओ A22 एलिमेंट कौन सा है। सो आप क्या देखोगे? सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो सेकंड रो कौन सी है? बीच वाली। सेकंड कॉलम कौन सा है? बाद वाला। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ और यहाँ, ये कॉमन आ रहा है ना। तो 5 है। A22 क्या हो गया मेरे बच्चे? यहाँ पे 5 हो गया। सो ऐसा हम इजीली बता सकते हैं। ओके, समझ में आया बच्चे? तो ये एक अच्छा तरीका है टू आइडेंटिफाई द मैट्रिक्स एलिमेंट, है ना। सो इसीलिए हम मैट्रिक्स के एलिमेंट को जब भी डिनोट करेंगे तो उसके पैर में उस पर्टिकुलर एलिमेंट का रो नंबर और कॉलम नंबर रखेंगे, जिसको हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ द एलिमेंट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? एड्रेस ऑफ द एलिमेंट। ओके जी, समझ में आया? अब ये पूरी मैट्रिक्स अच्छे से कंस्ट्रक्टेड है। सो अगर मैं आपको इसी प्रकार से कोई क्वेश्चन दे दूं, लेट सपोज जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि कंस्ट्रक्ट अ 2x3 मैट्रिक्स, ठीक है, 2x3 मैट्रिक्स। ओके जी, या फिर कुछ और मैट्रिक्स देते हैं, 4x3 देते हैं, थोड़ा सा बड़ा देते हैं इस बार, 4x3 मैट्रिक्स। तो आप क्या करोगे? ठीक है, सो आप मान लो एक A मैट्रिक्स बनाते हो। 4x3 का मतलब क्या है? 4 रोज है, 3 कॉलम है। 4 रोज है और 3 मेरे बच्चे कॉलम है। सो ऐसा मैट्रिक्स बनाना है। मान लेते हैं कि हमने सारे एलिमेंट्स को A नाम दिया है, यही काम करना है अपने को, ठीक है। A नाम दिया है, तो 4 रोज और 3 कॉलम में ऐसे A वाले बना दिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे जी? हम पैर का नंबर लिखेंगे उसका। तो ये क्या है जी? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो 1 1 लिख दिया। ये क्या है जी? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, तो 1 2 हो गया। ये क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में। यहाँ पे ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम। सो इस प्रकार से मैं मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। और जो ये है, ये क्या है? एड्रेस है।
सो अगर मैं 4 क्रॉस 3 का एक और एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं एक ए मैट्रिक्स मानता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और मैं आपसे पूछता हूँ बताओ कि भैया A32 एलिमेंट कौन सा है, A32 एलिमेंट कौन सा है, तो आप क्या करेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम इसमें जाएंगे और बोलेंगे 8 है। मैं आपसे पूछता हूं A23 एलिमेंट कौन सा है, A23 एलिमेंट कौन सा है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम में जाएंगे, दैट इज 6। ये आंसर हो गया। आई होप मेरे बच्चे आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम मैट्रिक्स के अंदर में मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं और वहां पे पैरों में एड्रेस डालते हैं। अगर बच्चे ये समझ आ गया है, सो एक क्वेश्चन है आपके लिए, फटाफट से इसका आंसर बताया जाए। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया, देखो पढ़ो इसको। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेंस एंड वर्कर विमेन वर्कर इन द 3 फैक्ट्रीज 1 2 एंड 3। तो ये 3 क्या है, फैक्ट्री है, 1 2 एंड 3। बेसिकली 3 रोज जो है वो 3 फैक्ट्रीज की इंफॉर्मेशन बता रही है। ये कॉलम मेन के जितने वर्कर हैं वो बता रहा है, ये कॉलम विमेन में जो है ये बता रहा है। क्या बोल रहा है, कह रहा है रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो 3 क्रॉस 2 का मतलब क्या है, 3 रोज और 2 कॉलम, है ना जी। सो 30 25 25 31 27 26, 3 रोज जो कि 3 फैक्ट्री की बता रहे हैं, 2 कॉलम जो कि मेन और वीमेन बता रहे हैं। सो ये बन गई मैट्रिक्स। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो बेसिकली हमसे थर्ड रो सेकंड कॉलम ये एलिमेंट पूछा है। तो ये क्या है 26, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड रो कर रहा है थर्ड फैक्ट्री को, और सेकंड कॉलम कर रहा है हमारा सेकंड कॉलम किसको कर रहा है जी, वीमेन को। कॉलम नंबर 2 किसको कर रहा है, वीमेन को। सो दिस इज व्हाट, फैक्ट्री 3 विमेन वर्कर जो कि है कितनी 26। ये डेटा पर्टिकुलरली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये पर्टिकुलर डेटा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बात सही है। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। आई होप आप कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे और जितनी इंफॉर्मेशन आपको समझाई है वो समझ आ गई है, तो अब हम इस मैट्रिक्स की एक जनरल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, राइट। जनरल कंस्ट्रक्शन क्या मतलब, यहाँ पे तो हमने 3/2 4/3 छोटी छोटी सी मैट्रिक्स बनाई थी। एक बहुत बड़ी मैट्रिक्स जिसमें बहुत सारे एलिमेंट हो तो क्या होगा, कैसे उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। 2 फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करा जा सकता है। कैसे कैसे अभी समझा रहे हैं। देखो पहला फॉर्म है बहुत ईजी, जो कर रहे हैं उसको बड़ा करेंगे। तो मैंने एक m क्रॉस n साइज की मैट्रिक्स ली है, m क्रॉस n साइज की। तो मैंने एक बड़ी सारी मैट्रिक्स ले ली है m क्रॉस n साइज की, जिसमें क्या है मेरे बच्चे, m रोज है, ठीक है। एक मैट्रिक्स A लिया है जिसमें m रोज है, 1 रो 2 रो 3 रो टिल m रो। ये कितनी है जी, m रोज है, ठीक है। 1 रो 2 रो 3 रो ऐसे चलती जाएंगी, 4 5 6 टिल तक m रोज आ जाएंगी। और क्या है, n कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम टिल n कॉलम है, ठीक है जी, n कॉलम है। ओके, सो मैट्रिक्स का साइज कितना होगा, m क्रॉस n। सो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आएगा जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो ये बन जाएगा a11। सेकंड वाला एलिमेंट क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, तो a12 हो गया। अगला क्या हो जाएगा, a13 हो जाएगा फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, कहां तक जाएगा जी, फर्स्ट रो और nth कॉलम में जाएगा। तो फर्स्ट रो का 1 और nth कॉलम का n, a1 एलिमेंट n एलिमेंट पहली पर्टिकुलर रो का जो आखिरी एलिमेंट है वो कौन सा है जी, फर्स्ट रो और nth कॉलम का, है ना। सो सिमिलरली आगे जाएंगे तो क्या दिख रहा है, ये हो जाएगा a21 a22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड रो नहीं है ना, सेकेंड रो थर्ड कॉलम है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, और ऐसे ही a2n। ये ऐसे चलता रहेगा। ये साथ साथ कंस्ट्रक्ट करना है बच्चे, बैठो मत, यहाँ पे मेरे साथ साथ कंस्ट्रक्ट करो, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो a31 a32 a33, है ना जी।
थर्ड रो में जा रहे हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, बाद वाले पे थर्ड थर्ड चलता गया, कहाँ तक जी, nth कॉलम तक है, तो A3n है ना जी। अब ऐसे ही मैं मानता हूँ कि और भी पर्टिकुलर रोज है, और भी पर्टिकुलर ऐसे रोज है, कहाँ तक रोज होंगी जी, ऐसे हमारी mth रो तक, तो am फर्स्ट कॉलम, am सेकंड कॉलम, am थर्ड कॉलम, है ना। आखिरी एलिमेंट क्या आ जाएगा जी, mth रो का nth कॉलम का एलिमेंट, सो amn। सो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ m क्रॉस n मैट्रिक्स। अब एक दुविधा हो गई, क्या दुविधा हो गई, कह रहे हैं कि सर ये ना बहुत बड़ा हो जाएगा, कैसे इतना बड़ा रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब अगर मैं इसको कुछ छोटा नहीं कर सकता क्या, कह रहे एक छोटा सा तरीका है, बट उसके लिए ना आपको समझना पड़ेगा कुछ, देखो थोड़ा एक कुछ समझना पड़ेगा, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अगर मैं कोई बीच में कोई भी पर्टिकुलर रो पकड़ता हूँ, जैसे लेट सपोज मैं ith रो पकड़ता हूँ, तो उसमें क्या हो रहा है चेक करो, ith रो में अगर मैं चेक करता हूँ तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे i चल रहा है ना जी, ith रो को देखना है बस, रो को, ठीक है, और पहले में पहला एलिमेंट आ रहा है, सेकंड में सेकंड एलिमेंट आ रहा है, थर्ड में थर्ड एलिमेंट आ रहा है ना, ऐसे कुछ चल रहा है, और यहाँ पे ऐसे in तक आ रहा है, in तक आ रहा है जी, है ना। सो कोई भी ऐसे रो पकड़ेंगे तो क्या दिख रहा था मुझे, जो पहला जो है वो सेम है, जो रो नंबर है वो तो सेम है, कॉलम नंबर बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4 5 टिल n तक जा रहा है। अगर मैं कोई jth कॉलम देखूं तो वहां क्या दिखेगा जी, jth कॉलम देखते हैं, देखो jth कॉलम में दिख रहा है कि भैया यहाँ पे पहला नंबर चेंज हो रहा है, देखिए 1j हो गया, पहला नंबर यहाँ पे 1 से 2 हो गया और j का j रह गया, थर्ड में 2 3j हो गया, है ना। सो ऐसे ही होगा ना, देखो क्या है जी, एक पर्टिकुलर कॉलम में जो बाद वाला नंबर है वो सेम है, अब ये पर्टिकुलर कॉलम और ये पर्टिकुलर रो और ये पर्टिकुलर कॉलम का जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, ith रो का और jth कॉलम का है ना। सो हम क्या देख रहे हैं मेरे बच्चे, अगर मैं ध्यान से देखेंगे तो जब किसी रो को ध्यान में रखते हैं, तो जो रो नंबर है वो कांस्टेंट है, ओनली कॉलम नंबर इज चेंजिंग, और अगर मैं किसी कॉलम को ध्यान में रखता हूं तो कॉलम नंबर तो कांस्टेंट आ रहा है जे, और रो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है 1 2 3। सो अगर मैं कोई एलिमेंट aij को देखता हूं, सो उस aij के अंदर में हमने क्या देखा, i और j जो है ना वो अपने आप में ही बदल रहे हैं, मतलब i का j से कोई लिंकअप नहीं है, i मतलब रो वेरी कर रहा है, j मतलब कॉलम वेरी कर रहा है। i की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है जी, हमें दिख रहा है ये i जो है ये 1 2 3 i m तक जा रहा है, तो i जो है वो 1 से शुरू होकर m तक जा रहा है, क्योंकि वो कॉलम रो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, और j क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी, j रिप्रेजेंट कर रहा है रो नंबर, कॉलम नंबर, दैट इज 1 to n, है ना, 1 से n, 1 रो नंबर, 1 कॉलम नंबर, 2 कॉलम नंबर, 3 कॉलम नंबर, jth कॉलम नंबर, nth कॉलम नंबर, है ना। सो ये ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है। अब ये जनरलाइज को देखो, ये सारा को मैंने जनरलाइज कर दिया कि i और j की वैल्यू अगर मैं चेक करना चाहूं तो वो 1 से m के बीच में और 1 से n के बीच में आ रही है। सो अगर मैं इसमें चेक करूं, देखो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का ये एलिमेंट है, यस aij किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर पा रहा है ना, aij क्या कर रहा है जी, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर पा रहा है ना। सो अगर मैं इस पूरे सारे एलिमेंट को इससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं तो मैं इसी को डाल देता हूं एक स्क्वायर ब्रैकेट में, डाल देते हैं, डाल दिया जी, क्योंकि ये aij जो पैर में वेरी कर रहा है i और j, इसकी वजह से मैं कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट चेक करा पा रहा हूँ कि हाँ भाई ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो इसको हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया, और ये इसको हमने छोटा करके इसके पैर में लिख दिया m क्रॉस n, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन है ऑफ m क्रॉस n मैट्रिक्स वेयर i एंड j इज रिप्रेजेंटिंग द रो नंबर एंड कॉलम नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। i और j क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो नंबर और कॉलम नंबर, तो रो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 से लेकर n तक, उसके बीच में आया i, j क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम नंबर, तो 1 से n के बीच में आया j, ठीक है ना, m क्रॉस n साइज की मैट्रिक्स है, तो ये भी एक छोटा रिप्रेजेंटेशन है। सो इस पूरे को मैं ऐसे छोटे में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ गए तो पूरा चैप्टर समझ गए।
ठीक है, आई होप प्रॉपरली समझ आया है जो हमने समझाया। चेक कर लो ये बात सही है या नहीं है, ठीक है। सो अगर i की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे मेरे बच्चे i की वैल्यू अगर मैं आपको बोलता हूँ 4 है और j की वैल्यू 3 है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? i 4 है, j 3 है, a 4 3, तो फोर्थ रो और थर्ड कॉलम का यहाँ पे एलिमेंट आ रहा होगा a 4 3, इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना। सो मतलब कोई भी एलिमेंट यहाँ से रिप्रेजेंट करा पा रहा हूँ ना, तो भाई इन सबको मैंने छोटा करके एक ही एलिमेंट, एक ही वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिया जहाँ i और j वेरी कराया, तो ये शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया। और m क्रॉस n साइज मैट्रिक्स है तो ये लिख दिया हमने, बहुत ईजी है। यस, अब हम इसी फॉर्मेशन का यूज करने वाले हैं, याद रखना। ओके जी, आई होप आपको ये जनरल रिप्रेजेंटेशन समझ आई है। सो हम जो ऊपर समझे हैं उसमें क्या देखा, ith कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? ith कॉलम में आ रहे हैं i जहाँ कांस्टेंट हो और जो हमारा कॉलम नंबर वेरी कर रहा हो, i1 i2 i3 i4, है ना, ये वाले एलिमेंट आ रहे हैं टिल in, है ना, ये एलिमेंट आ रहे हैं। तो अगर इससे एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दें तो ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स बनकर आएगी। jth कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं जी? a1j, मतलब j जहाँ कांस्टेंट होगा, सेकंड जो कॉलम नंबर है वो कांस्टेंट होगा। कॉलम कौन सा है? j, है ना, तो कॉलम नंबर जो है वो कांस्टेंट हो गया j पे, बाकी रो नंबर चेंज होता गया, 1 2 3 टिल m तक जाएगा, है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द jth कॉलम। आई होप मेरे बच्चे ये बात आपको समझ आई होगी। ओके, ये सारी छोटी छोटी सी बातें जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है। सो अब देखो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम किसी भी मैट्रिक्स को m क्रॉस n साइज की, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस विल रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स A which has aij as element where I represent the row number and j represent the column number of the particular element and the matrix size is m cross n, है ना। अब याद रखना बच्चे, ये जो aij है ना, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर, कोई भी फंक्शन लाइक साइन, कोसाइन या फिर एक्स स्क्वायर या कोई पोलिनोमियल फंक्शन, कुछ भी डाल सकता हूँ मैं, बट कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी हमारे सिलेबस में नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं डालेंगे हम, ठीक है। ये आपका सीनियर क्लासेस में आपका हो सकता है कि आप जब ग्रेजुएशन करें तब आए, ठीक है, बट मैक्सिमम जगह आपके साइड में नहीं आता, ये इंजीनियरिंग साइड में आता है, ठीक है, ये वहाँ पे यूज आता है। अभी भी ना एक डाउट रह गया बच्चों के फॉर्म में, है ना, कह रहे कि सर ठीक है आपने मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर दिया, इसका एक्चुअल यूज क्या है, हमारी स्टडीज में कहाँ रिलेशन है, क्यों इसको बनाया गया, ये नहीं बताया सर आपने। ये बताया सर, हाँ आपने एलईडी का बनाया गया, इससे हमारी स्प्रेडशीट बनाई गई, बट इसका ओरिजिनेशन क्यों किया गया होगा? एक्चुअली में क्या था ना मेरे बच्चे, जब हमारे साइंटिस्ट थे, जो हमारे मैथमेटिशियन थे, उन लोगों को ना बहुत सारी इक्वेशंस अपने टाइम में सॉल्व करनी होती थी, है ना, जिसके हेल्प से बहुत सारे वेरिएबल्स बनते थे, बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करते थे। तो साइमल्टेनियसली अगर मैं 15 इक्वेशन लिख दूँ आपको, ठीक है, या 10 इक्वेशन लिख दूँ, जैसे 3x प्लस 4y प्लस 2z प्लस 1y w प्लस क्या नाम है, कुछ और वेरिएबल, इस तरीके की चल रही है, ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई, यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल आ गए, और ऐसे में 10 इक्वेशन हो गई, तो क्या सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। 10 वेरिएबल को साइमल्टेनियसली एक साथ सॉल्व करना है, नहीं कर पा रहे थे, कह रहे बहुत दिक्कत आ रही है। बट जब उन्होंने मैट्रिक्स को समझाना तो उससे बहुत इजी समझ आ पाया, और उससे यूज करके उन्होंने एक बहुत ही शानदार चीज बनाई, जिसको बोला मेरे बच्चे कंप्यूटर। यस, मैट्रिसेस की हेल्प से ही कंप्यूटर की जो डिजाइनिंग हो पाई वो इजी हो पाई। यही सॉल्व करने के लिए हमारे कंप्यूटर्स को डिजाइन करना शुरू किया गया था, और जिसकी वजह से आज हम टेक्निकली या फिर टेक्नोलॉजी वाइज बहुत एडवांस हो पाए, जिसकी हेल्प से हमारी कैलकुलेशंस बहुत इजी हैं। सोचो मेरे बच्चे, अगर ये एक छोटी सी कंप्यूटेशन डिवाइस ही तो है कैलकुलेटर, ये आपकी लाइफ में ना होता तो क्या होता? क्या आप अच्छे अकाउंट्स में कुछ कर पाते? नहीं कर पाते। सो इन सब का यूज कहां से शुरू हुआ? जब हमने मैट्रिक्स को समझना शुरू किया। अभी हम बस बेसिक लेवल पे बात करेंगे मैट्रिक्स की, हम एडवांस लेवल नहीं समझेंगे, बट बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी है।
ओके, आई होप मेरे बच्चे आपको ये बात समझ आई होगी कि ये चैप्टर आपकी रियल लाइफ में भी कितना इंपॉर्टेंट है। हमें बहुत चीज़ों को अच्छे से समझना है। मैथ्स बच्चे एक एक्चुअली में ऐसी चीज़ है जो सही मायने में अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो आपको एक बहुत डिफरेंट टाइप का एक रिजल्ट देती है, जिसका आप रियल लाइफ में कुछ डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हो। मतलब एग्जैक्टली ये नंबर्स की फॉर्म में यूज़ नहीं होगा, बट जो बैकग्राउंड में जो काम हो रहा है ना, जो नॉलेज यूज हो रही है, जो आपका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, जो आपका लॉजिक लग रहा है, जो कॉमन सेंस यूज कर रहे हो, उसको आप रियल लाइफ में यूज करने वाले हो, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, नॉट इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, बट एज अ पर्सन, एज अ डिफरेंट सिचुएशन हमें उसको यूज करना पड़ता है। तो मैथ्स में अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने करियर में, अपनी लव लाइफ में, अगर आप अपने सराउंडिंग में एक अच्छा इंसान और अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हो गई हमारी यहाँ पे बात रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स तक की। अब हम बात करने जा रहे हैं, क्या कोई हम ग्राफिकल फिगर, मतलब जैसे होता है ना कि लेट सपोज मैं आपको एक एक्स वाई प्लेन बना देता हूँ। एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या है, जिसमें दो एक्सिस हो, एक एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स, ये वाई एक्सिस, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ को देखता हूं, है ना, ये ग्राफ ऐसे बनते हैं ना, दो एक्सिस होती हैं, यहाँ पे ऐसे चेक बॉक्स से बना रखे होते हैं, बट अगर इस ग्राफ के अंदर कोई पॉइंट प्लॉट करते हैं, लेट सपोज ये, ठीक है, जिसका एक्स पे मिलना है यहाँ पे एक्स पॉइंट पे, जिसका वाई पे मिलना है वाई पॉइंट पे, तो ये पॉइंट क्या हो जाता है सर, ये एक्स कोऑर्डिनेट इसका एक्स हो गया, वाई कोऑर्डिनेट वाई हो गया। इतना हमने सीखा हुआ है ना ज्योमेट्री में, ये सीखा हुआ है ना। सो इस एक्स वाई पॉइंट को भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे जैसे लेट सपोज एक एक्स वाई को मैंने एक रो में डाल दिया, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्स वाई पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अब जरूरी नहीं है कि रो में करना है, एक कॉलम में भी ऐसे एक्स वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? आप बोलेंगे कि सर पॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट करने का क्या फ़ायदा, अभी एक एग्जांपल समझाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, सो फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले, कि अगर लेट सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है 2 3, इसको रिप्रेजेंट करो जी, 2 3 है, ठीक है, 2 पे यहाँ कट कर रहा है, 3 पे यहाँ कट कर रहा है, तो 2 पे यहाँ और लेट सपोज 3 पे यहाँ कट कर रहा है। ठीक है, तो ये दूरी कितनी है जी, 2 है, ये दूरी कितनी है जी, 3 है। सो इसको मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 2 3, 2 और 3 को दो डिफरेंट कॉलम्स में रिप्रेजेंट किया और एक रो में, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट, ये है मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, ये है मेरा वाई कोऑर्डिनेट। समझ में आया? सो अगर और भी ऐसे पॉइंट होते, तो लेट सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, -4 है ये पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे है ये -5, तो -4 -5 क्या हो जाएगा जी, इसी में रिप्रेजेंट करना है एक्स वाई में, इसी के अंदर मैं अगर ऐड करता हूँ तो ये बन जाएगा, देखिए ऐसा, -4 -5, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट -4, उसके पैरेलल में उसी का वाई कोऑर्डिनेट दैट इज -5। कोई और पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, तो दैट इज एक्स पॉजिटिव हो गया, लेट सपोज 6 पे मिल रहा है, वाई मिल रहा है 4 पे, -4 पे, तो 6 -4, तो 6 एक्स कोऑर्डिनेट, उसके पैरेलल में वाई कोऑर्डिनेट उसका, तो दीज आर 3 डिफरेंट पॉइंट, 1 2 3। तो ये समझ आया? देखो अब कितना अच्छे से समझ आ रहा है कि यस, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, सो अब देखो इसी चीज का यूज करके एक क्वेश्चन है आपके लिए, अब यहां से समझ आएगा कि इसका एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन क्या है। सो अगर मैं कोई एक रेक्टेंगुलर फिगर है, ठीक है, ए बी सी डी पॉइंट है, उसके ए बी सी डी पॉइंट है, मैं उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या, देखते हैं। सो पॉइंट क्या है, 1 0, तो 1 0 क्या होगा जी, देखो 1 मतलब कि यहाँ 1 पे कट कर रहा है, y 0, तो 1 0 ये हो गया पॉइंट। 3 2 का आंसर होगा जी, 3 पे यहाँ पे कट कर रहा है लेट सपोज, ठीक है, और 2 पे यहाँ कर रहा है, तो 3 2 ये पॉइंट हो गया। ठीक है ना, 1 3, 1 और 3, तो 1 3 ये कहीं यहाँ पॉइंट हो गया। ठीक है ना, और -1 2, -1 2, -1 यहाँ और 2 यहाँ, तो ये -1 2 हो गया, तो ये कुछ ऐसा हो गया। ये थोड़ा सा मैंने कुछ टेढ़ा मेढ़ा बनाया है, बट कोई बात नहीं। लीनियर फिगर है, मतलब ये 4 दीवारी वाली फिगर है, ये
थोड़ा सा एक्चुअली आई थिंक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ये, -1 है ना, तो इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए था, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। ये पैरेलल होंगी लाइंस, ठीक है, ये ऐसा कुछ बन रहा है, ओके, ये पैरेलल है लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों काइंड ऑफ पैरेललोग्राम टाइप का फिगर बन रहा है। सो ये पर्टिकुलर फिगर जो बन रहा है बच्चे, ये भी तो एक मैट्रिक्स है ना, समझ में आया, ठीक है। तो अब ये पर्टिकुलर पॉइंट्स को ये बोल रहा है कि हमें रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ हमारा मैट्रिक्स। तो कैसे कर सकते हैं, लेट सपोज मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये XY पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट A B C और D। तो A क्या है 1 0, B क्या है 3 2, C क्या है 1 3, D क्या है -1 2। तो देखिए कितना अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, कितना क्लियरिटी से समझ आ रहा है कि भाई ये सारे जो रोज हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, पॉइंट्स को। एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये है। तो डेटा को एक हम अच्छा सा फॉर्मेट दे पा रहे हैं। हम इसको किसी और फॉर्मेट में भी दे सकते थे। मान लो एक्स और वाई मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है रोज और पॉइंट मेरा ABCD रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम, तो ये भी कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्टिकली रेंज हो जाएगा 1 0 3 2 है ना, 1 3। तो अलग अलग हम रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अब इन रिप्रेजेंटेशन का यूज करके मैं फर्दर हम सीखेंगे कि हम इसमें क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं जो कि एक प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन हो सके, वो आगे आएगा, ठीक है। अभी जितना समझा है ना उसके बेसिस से हम एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं और इस क्लास को फिर एंड करेंगे, ठीक है जी। चलो देखते हैं एक दो क्वेश्चन। हमने कुछ अच्छी अच्छी चीज सीख ली है रिलेटेड टू मैट्रिक्स। अब इसके रिलेटेड में कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि if a matrix has 8 element, what are the possible order it can have? So एक मैट्रिक्स में अगर 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट का मतलब क्या है कि m रो और n कॉलम की मैट्रिक्स है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है जी 8 है ना। सो हमें क्या करना होगा, इसका मतलब 8 को ऐसे पार्ट में तोड़ना होगा जिसका मल्टीप्लिकेशन 8 है। तो क्या कर सकते हैं जी, अब हम क्या करते हैं, लेट सपोज 8 के ना फैक्टर्स लेते हैं। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, याद रखिएगा, ठीक है। सो 8 के फैक्टर लेते हैं। मैंने 8 को 2 से डिवाइड कराया 4 आया, फिर 2 से कराया 2 आया, 2 से कराया 1 आया। तो फैक्टर क्या बन गए 1 2 2 2, ये बन गए, है ना। सो इनका कॉम्बिनेशन लेके अब एक फैक्टर को बार बार लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, तो अब 3 2 बने हैं, बट इन 3 2 का यूज करके और क्या फैक्टर बन सकते हैं 1 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 बन सकता है एक फैक्टर, और तीनों का मल्टीप्लिकेशन 8 है ना। सो इस 8 नंबर के ये हमारे 4 फैक्टर्स बन सकते हैं। अब क्या करना होगा, बेसिकली इन फैक्टर का बनाने का मतलब क्या है कि m और n ऑब्वियसली हमारे नेचुरल नंबर होंगे। सो जो फैक्टर्स हैं इन्हीं का कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए, ये इन चारों में से हम ऐसे 2 नंबर पिक करेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन, इन चारों में से हम 2 नंबर ऐसे पिक करेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा मेरे बच्चे 8 होगा, याद रखिए। सो मैंने 1 और 8 को पिक किया, तो 1 क्रॉस 8 क्या बन रहा है जी 1 इंटू 8 8 बन रहा है ना। तो ये एक हमारा ऑर्डर हो सकता है, 1 इंटू 8 हो सकता है, तो 8 इंटू 1 भी हो सकता है। सो मतलब 1 रो 8 कॉलम की एक मैट्रिक्स ले सकते हैं अगर 8 एलिमेंट है, या 8 रो 1 कॉलम की एक मैट्रिक्स ले सकते हैं अगर हमारे 8 एलिमेंट है। ये एक बन सकता है क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है 8 आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है 8 आ रहा है, यस। सो एक मैट्रिक्स ये बन सकती है। एक देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन 2 इंटू 4 2 इंटू 4 8 है, यस। तो एक 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स हो सकती है, एक इसका उल्टा 4 क्रॉस 2, ये एक हमारी मैट्रिक्स हो सकती है। तो आंसर क्या आया जी 1 क्रॉस 8 8 क्रॉस 1 2 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 2। सो ट्रिक अगर समझाएं तो क्या है, क्या करना है हमें पहले इसके फैक्टर निकालने हैं। सो हमने प्राइम फैक्टर निकाले, 1 और 2 निकल कर आया, बट 2 3 बार आया, तो इसके रिस्पेक्ट में हमें पता चला कि और क्या फैक्टर्स बन सकते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले, उनका ऐसा अरेंजमेंट किया कि किसी भी 2 का सिर्फ 2 ही लेना है, इनमें से सिर्फ 2 ही को पिक करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन मेरे बच्चे 8 बन सके। तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन एक्सट्रीम्स वाला और इन द अंदर वाला इनका बनेगा, ठीक है। सो ये एक तरीका है। सो अब देखो ये 8 एलिमेंट है, इसके रिगार्डिंग में 4 आंसर है। अगर कोई और क्वेश्चन होता तो फॉर एग्जांपल लेट सपोज 12 एलिमेंट होते तो मैं क्या करता, कह रहा सेम तरीका अपनाना है, सेम तरीका अपनाना है। क्या करेंगे जी फैक्टर निकालेंगे, 12 है 1 हो गया, ठीक है। तो 1 के साथ क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, यहाँ पे आ गया 6,
सॉरी 2 हो गया, 2 है ना, 2 से डिवाइड कराया तो 6 आ गया, 3 से डिवाइड कराया 2 आ गया, 2 से डिवाइड कराया 1 आ गया। सो 1 2 2 और 3 ये फैक्टर्स बने। इनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, एक तो हम 1 को पिक कर सकते हैं एज अ फैक्टर, एक 2 को कर सकते हैं, एक 3 को। तो ये तो प्राइम फैक्टर्स हो गए है ना, 2 और 3 तो प्राइम फैक्टर हो गए। और क्या हो सकता है सर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है 4 है ना, छोटे नंबर पकड़ लिए पहले। सर इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, दैट इज 6 है ना। और कोई हो सकता है क्या, नहीं सर अब तो बस तीनों का ही बचा, दैट इज हमारा कितना हुआ 12। तो ये मेरे फैक्टर्स दिख रहे हैं मुझे। अब क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पे इनका यूज करके ऐसा बनाना होगा कि 2 नंबर, इनमें से कोई भी 2 नंबर पिक करने होंगे जिसका मल्टीप्लीकेशन 12 है। तो m इंटू n लेना है ना, वो 12 आना चाहिए। सो मैंने एक्सट्रीम्स पकड़े पहले, 1 इंटू 12, तो 1 इंटू 12 ये कितना आ रहा है 12 आ रहा है। एक ये बन सकता है, 12 इंटू 1 भी हो जाएगा उसका उल्टा है ना, ये भी ले सकते हैं भाई। एक बार इसको रो बनाया, इसको कॉलम बनाया, इसको रो बनाया, इसको कॉलम बनाया, कर सकता हूँ। अब देखो ये एक्सट्रीम ले लिया, अब उसके अंदर वाले का पेयर ले लेंगे, देखिए 2 और 6। तो ये देखिए 2 इंटू 6 कितना होता है 12 होता है, तो 6 इंटू 2 भी क्या होता है 12 होता है ना। सो ये भी बन रहा है। अब सिमिलरली यहाँ देखो 3 और 4, तो 3 इंटू 4 एंड 4 इंटू 3 ये भी 12 बन रहा है। सो फटाफट से मुझे क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, ये करके बताओ कि यहाँ कितने आएंगे। ये होमवर्क है, होमवर्क है। सो 12 हो गया, 8 हो गया, तो अब क्या ले, कुछ अच्छा सा नंबर बताओ। 20 लेते हैं। तो अगर 20 एलिमेंट होंगे तो क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है बताओ मुझे। जिस तरीके से हमने ये निकाला ना, वैसे 20 एलिमेंट के लिए अगर लेंगे तो क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है, इसका आंसर मुझे आप बताएंगे। ओके जी, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, ये होमवर्क है, करना है आपने को। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कह रहा है कंस्ट्रक्ट 3x2 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर बताया 3x2। 3x2 का मतलब क्या है मेरे बच्चे, 3 रोज, 1 रो 2 रो 3 रो, ठीक है, और 2 कॉलम्स। तो ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है हमें, ठीक है। whose elements are given by aij 1/2 into mod of i minus 3j। अच्छा क्वेश्चन है, कर देंगे, ठीक है। सो पहले एक बार जनरलाइज फॉर्म लिख देते हैं। तो जनरलाइज फॉर्म में क्या होता है देखो, 3 रोज 2 कॉलम, तो ये हो गया a11 है ना, ये हो जाएगा a12, ये हो जाएगा a21, a22, a क्या हो जाएगा 31, a32। तो ये एलिमेंट्स आ रहे हैं इस ए मैट्रिक्स में। अब देखो ये आई जे का लिखने का मतलब क्या है, ये जो पैर का नंबर है यहाँ पे आई जे को हम रिप्लेस करेंगे 1 1 से, है ना। सो a11 अगर मुझे बताना है तो क्या करूंगा जी, मैं आई और जे को रिप्लेस करूंगा मैं 1 1 से। तो आई यहाँ पे इसके लिए 1 हो गया, और जे क्या हो गया मेरे बच्चे, ये भी 1 हो गया। करते हैं, ठीक है। सो ये क्या हो गया 1/2 ऑफ मोड आई की वैल्यू क्या है बच्चे 1 है, माइनस 3 इंटू जे की वैल्यू भी क्या है 1 है। सो कितना हो गया 1 - 3 हो गया। 1 - 3 कितना होता है -2, और -2 का मोड क्या होगा बताइए। -2 का मोड होता है सर, हमें साइन को इग्नोर करना है और सिर्फ वैल्यू लेनी। तो ये हो गया 2/2, दैट इज 1। तो a11 क्या आ गया मेरे बच्चे 1 आ गया इसकी वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई है, ठीक है। a12 निकालो। अब a12 का मतलब i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, तो 1/2 मोड ऑफ 1 - 3 इंटू 2 हो जाएगा, है ना। 1 i की वैल्यू, j की वैल्यू 2, सो दिस इज 1/2 1 - 5। -5 का मोड कितना हो गया मेरे बच्चे, -5 का मोड हो गया सर 5, तो 5/2 हो गया ये। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 5/2 आ गई है। अब सिमिलरली a21 कितना होगा जी, a21 निकालिए, थोड़ा ऊंचा कर दूं इसको, हाँ जी। a21 निकालिए, a21 हो गया 1/2 2 - 3 इंटू 1, तो दिस इज 1/2 माइनस ऑफ मोड 1, दैट इज 1/2। तो इसकी वैल्यू आ गई है 1/2, ठीक है ना। a22 निकालें, दैट विल बी 1/2 2 - 3 इंटू 2, दिस इज 1/2 माइनस ऑफ 4, दिस इज 4/2, दैट इज 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे 2 आ गई है। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला a31 दैट विल बी 1/2 3 माइनस का 3 इंटू 1, तो ये कितना हो गया बच्चे 0 हो गया, तो है ना। 3 - 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। a32 दिस इज 1/2 3 माइनस का 3 इंटू 2, दैट इज -3 का मोड बाय 2, दैट इज 3/2। तो दिस इज 0, दिस इज 3/2।
तो अब इसको हम सही से लिख देते हैं, ठीक है। इसके जो एड्रेस है उसको हटा के, तो क्या दिख रहा है, पहली जगह पे 1, अगली जगह पे 5/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 2, यहाँ 0, यहाँ 3/2। तो दिस इज आवर मैट्रिक्स। एक बार चेक कर लेना सर ने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना करी हो। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी तो वो आपको ठीक करनी है, सर से हो सकती है, सर भी तो इंसान ही है ना मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। मेथड समझ आना चाहिए, लॉजिक समझ आना चाहिए, वो सर का काम है, वहां गड़बड़ नहीं है। तो मेरे बच्चे यहाँ तक हमारा आज की क्लास होती है ओवर। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे जहां हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस को समझेंगे। तब तक के लिए यू कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।